ये पेपर कौन सा ये पेपर 2016। In an historical experiment to determine the Planck's constant, a metal surface was irradiated with the light of different wavelengths. The emitted photoelectrons' energies were measured by applying a stopping potential. The relevant data for the wavelength lambda of the incident light and the corresponding stopping potential are given as. देखो यहाँ पर ये एक प्लेट है, ठीक है। इस वाली प्लेट के ऊपर आपने फोटोन डाला, कितने का, लैम्डा की वेवलेंथ का फोटोन डाला, ठीक है जी। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। देखो ये वाली प्लेट है, सोचो ऐसे है प्लेट, इस प्लेट के ऊपर यहाँ से फोटोन डाला, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया गया, यानी कि ये रिवर्स बायसिंग में जुड़ी हुई है, ऐसे रिवर्स बायसिंग में जुड़ी हुई है, ऐसे स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया, यानी कि ये ऐसे जोड़ देगी बैटरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस तरफ होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा। ये वी नोड की बैटरी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हुआ, ई वी नोड होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये लैम्डा का फोटोन डाल रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना। द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जीज वर मेजर्ड बाय अप्लाइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहले लैम्डा का डाला, अब पहले 0.3 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ डाली, 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ डाली, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, E1 की वैल्यू बताइए यहाँ पे hc बाई लैम्डा 1, यानी कि hc डिवाइड बाई 0.3 इंटू 10⁻⁻⁶, कितनी एनर्जी का फोटोन पहले डाला है आपने, ठीक है। फिर दोबारा बताइए कितनी एनर्जी का फोटोन डाला है दोबारा से। अच्छा, जब इतनी एनर्जी का फोटोन डाला ना, तो पता है क्या होगा कि इसमें से वर्क फंक्शन होगा -5 यहाँ पे वर्क फंक्शन मान लो, ठीक है ना। तो यानी कि देखो एनर्जी कितनी थी, hc डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 10⁻⁻⁶, और माइनस में क्या करोगे आप, वर्क फंक्शन, इसका वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू ये एनर्जी हो जाएगा ना, K1 हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी से एमिट होगा ना इलेक्ट्रॉन, वो आ गया आपके पास, और इसको इसके किससे इक्वेट कर दोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल से, ई वी नोड से, ठीक है। ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये स्टॉपिंग वोल्टेज के बराबर हो जाएगी यहाँ पे। तो अब आप जो ना, ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 हियर, इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब आपने लैम्डा 2 से डाला, लैम्डा 2 से, तो hc बाई में ई वी नोड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 है, पहले ई इंटू 2 करोगे आप इसको, ई इंटू 2। अब उसके बाद फिर से डाला आपने, फिर से फोटोन डाला, कितनी वेवलेंथ का फोटोन डाला आपने, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶, और -w इज इक्वल्स टू ई इंटू कितना है यहाँ पर, ये 1, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब देखो ई की वैल्यू हमें पता ही है, हमें सी, देखो इनका नाम, इनका क्या करोगे आप, इनका डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस ले लो आप। अगर हम इनका डिफरेंस ले लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, hc को बाहर ले लो, 1/में 0.3 इंटू 10⁻⁻⁶, माइनस में 1/में 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶, इज इक्वल्स टू ई इंटू ई माइनस ई, यानी ई आएगा। ई की वैल्यू आपको बताई है, ठीक है, और सी की वैल्यू जो है ना यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ है, इसने दे रखी है, सी की वैल्यू यूज़ कर रखी है, और ई की वैल्यू, सी और ई गिवन है यहाँ पे, सी एंड ई आर गिवन, C and E are given, therefore we can find the value of H from here, और H की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आसान था ये वाला क्वेश्चन, तो इजी है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बाप, क्या कह रहे हो, जरूरत ही नहीं है, कोई भी तो यूज़ कर लो। क्या कह रहे हो, अगर गलत निकल जाए तो थर्ड अगर गलत निकल जाए तो हाँ चेक हो जाएगा, क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है, कर सकते हैं। इतना टाइम नहीं होता ना पेपर में क्रॉस चेक वाला, तो भाई तो मैच ही कर जाए वही बहुत है, मैच करते तो 100% हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, a uniform wooden stick of mass 1.6 kg and length L rests in an inclined manner on a smooth vertical wall of height h, such that a small portion of the stick extends beyond the wall. The reaction force of the wall on the stick is perpendicular to the stick. The stick makes an angle 30 degrees with the wall, and the bottom of the stick is on the rough floor.
The reaction of the wall on the stick is equal to the magnitude of the reaction of the floor on the stick, the value of H by L, and the friction force F at the bottom of the stick R. देखिए आप यहाँ पर ये ऐसे है, ऐसे ही नीचे फ्रिक्शन है, स्टिक का मास कितना है यहाँ पे 1.6 kg, इसको जो मास दे रखा है वो 1.6 kg आपको दे रखा है, और लेंथ कितनी दे रखी है इसकी L है, ठीक है जी। रेस्ट ऑन स्मूथ ऑन इंक्लाइंड मैनर ऑन स्मूथ वर्टिकल वॉल ऑफ हाइट H, वॉल की हाइट यहाँ पे H है, ठीक है, और H इज लेस देन L, L ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक है और H कम है, ठीक है। दैट इज स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्टिक एक्सटेंड्स बियॉन्ड द वॉल, थोड़ा सा ऊपर तक भी है ये बोल रखा है। द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज परपेंडिकुलर टू द स्टिक, यानी कि इधर है रिएक्शन फोर्स, ये N1 मान लो आप N1, ठीक है। द स्टिक मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वॉल, वॉल के साथ ये वाला एंगल जो दे रखा है ये 30 डिग्री आपको दे रखा है विद द वॉल, एंड द बॉटम ऑफ द स्टिक इज ऑन द रफ फ्लोर, ठीक है। ये रफ फ्लोर है, फ्रिक्शन लगेगा इसको रोकने के लिए, इस N1 का इधर एक कंपोनेंट आएगा, इसको रोकने के लिए इधर एक फ्रिक्शन भी लगेगा, दिस इज द फ्रिक्शन हियर। The reaction of the wall is equal to the magnitude to the reaction. The reaction of the wall on the floor on the stick is equal to the magnitude of the reaction of the floor on the stick. यहाँ पर इसका एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा ऊपर की तरफ, ये N2 का लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। एक्चुअल में जो रिएक्शन फोर्स है ना, एक तो होता है नेट रिएक्शन फोर्स, इस नॉर्मल रिएक्शन को भी एक तो ये रिएक्शन फोर्स हो गया, एक रिएक्शन ये भी होता है N2 का स्क्वायर प्लस FR का स्क्वायर पूरे का √ ये भी होता है रिएक्शन फोर्स, ये भी रिएक्शन फोर्स है इनका रिजल्टेंट, ये भी रिएक्शन है जो ग्राउंड देगा और ये भी रिएक्शन है, नेट रिएक्शन फोर्स इतना है, बट इससे आंसर नहीं आता, ठीक है, इसका आंसर नहीं आता, इसलिए इसके ऊपर ना स्टार भी लगाया गया है, इसके अंदर एरर थी शायद, मतलब जो भी है ये रिएक्शन फोर्स नहीं है, ये लेना है N2 लेना है, N2 लेने से आंसर मैच करता है इसका। रिएक्शन फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन, इसको रिएक्शन ना लिख के नॉर्मल रिएक्शन लिखना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लिखना चाहिए। और N2, ये N1 और N2 इक्वल हैं, इसने ये बोला है कि यहाँ पर N1 एंड N2 बोथ आर इक्वल, ये इसने बोल दिया क्वेश्चन में, तो दोनों का N मान लीजिए आप, इन दोनों का N और N मान लिया आपने। द रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द स्टिक, द रेशियो ऑफ H by L एंड द फ्रिक्शन फोर्स F एट द बॉटम ऑफ द स्टिक आर। एक तो H by L की वैल्यू आपको बतानी है कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H by L, ठीक है, और दूसरा आपको बताना है इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपको बतानी है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपको बतानी है कितनी हो जाएगी, क्या कह रहे हो। H by L, L का यहाँ से लेके टोटल है कि यहाँ से एंड तक है, बस यहाँ से एंड तक तो ही नहीं सकता, इतना आसान कैसे हो सकता है ये, ठीक है ना। तो इसके अंदर ऐसा करो आप, फ्रिक्शन निकालना और H by L निकालना है, ओके। आप ऐसा करो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, इसके अंदर ये ऐसे बताइए, ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल कितना हो गया 60, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, ये वाला एंगल भी 30 होएगा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे N cos 30 √3 N/2 हो जाएगा, और एक आएगा N sin 30, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे N/2 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया √3 N/2 के बराबर, और ये वाला हो गया N/2 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर अब सुनो, नीचे क्या लगेगा, यहाँ पे mg लगेगा, mg लगेगा। अब सुनो, अगर इस रोड की एफबीडी अगर बनाई जाए, इफ यू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द रोड, तो इसके अंदर बताइए फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, यहाँ पे √3 N/2 के, फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल्स टू √3 N/2, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हियर। और अगर सेकंड इक्वेशन अगर हम बनाएं यहाँ पे, तो ये बताइए n + N/2 ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे n + N/2 यानी कि 3 N/2 किसके बराबर होगा, ये mg के, ठीक है ना। यहाँ पर ये दूसरी इक्वेशन बन गई, लेकिन यहाँ पर देखो कितने नोन है, यहाँ पे दो अननोन है बस, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये नोन है बस यहाँ पे, n तो नीचे वाले से निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 N/2 इक्वल्स टू mg, mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 16 हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 32/3, नॉर्मल रिएक्शन आ गया, बट नॉर्मल रिएक्शन इसने पूछा नहीं था, फ्रिक्शन आ जाएगा यहाँ से, फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, ये आएगी √3/2 × n, n की वैल्यू 32/3, यानी कितना है यहाँ पर, ये 16 / √3, 16/√3, 16/√3, यानी कि बिल्कुल ये फ्रिक्शन आ जाएगा आपके पास, 16√3/3 आ जाएगा आपके पास आंसर इसका, 16√3/3, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। एक तो ये हो गया।
अब निकालना है h/l की वैल्यू, हाउ टू फाइंड। आप ऐसा करो, इसके लिए h/l की वैल्यू निकालने के लिए नेट टॉर्क इक्वल टू 0 कर दो, नेट टॉर्क इक्वल टू 0। आप इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर दीजिए, इस वाले पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क तो 0 जाएगा। mg का टॉर्क निकालना है आपको। mg का टॉर्क कैसे निकालोगे, सुनो, ये वाला एंगल 30 तो ये वाला एंगल 60, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, दिस एंगल विल अगेन बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इस mg की वजह से जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे टॉर्क है mg की वजह से, mg इंटू में L/2 आएगा टॉर्क। ठीक है ना, mg cos 60 इंटू में L/2 ये आएगा यहाँ पर, mg cos 60 इंटू L/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। mg cos 60 इंटू L/2 करोगे आप, यहाँ पर आ जाएगा mg cos 60 और इंटू में क्या करोगे आप इसके अंदर L/2। अब निकालना आपको नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे बताइए। यहाँ पर ऐसा करो, ये लेंथ कितनी यहाँ पे h है, तो ये लेंथ कितनी जाएगी यहाँ से यहाँ तक की बताइए। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी h/cos 30। ये लेंथ कितनी जाएगी यहाँ से यहाँ तक की h/cos 30। नॉर्मल डायरेक्शन की वजह से टॉर्क आएगा, ये तो मान लो इस सेंस में तो प्लस का आएगा और माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब ये अपोजिट सेंस में n इंटू में h/cos 30 आ जाएगा, h/cos 30 ये आ जाएगा आपके पास। और नेट टॉर्क 0 है यहाँ पे, तो यानी कि mg cos 60 यानी कि mg/2 इंटू में L/2 इज इक्वल्स टू n इंटू h/cos 30 डिग्री। ठीक है, 2 to 4, cos 30 होता है 1/2, cos 30 है ना, ये cos 30 1/2 होता है, तो mg L/4 इज इक्वल्स टू nh इंटू 2 ये आ जाएगा आपके पास, n इंटू h इंटू 2 आ जाएगा आपके पास। mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 16 L, ठीक है ना, 16 L डिवाइडेड बाई में 4 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, n कितना था 32/3, 32/3 इंटू h इंटू 2 कितना आएगा। आप सोल्व करोगे तो बताइए, यहाँ से h की जो वैल्यू थी h/l निकालना था आपको, ये 4 4 16 4 आएगा यहाँ पर, ये इंटू 3 क्या आएगा आपके पास 3/16। ये आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, 3/16। अच्छा, अब सुनो अगली बात, अगले डिस्कशन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, ए वाटर कूलर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। देखो अब यहाँ पर एक वाटर कूलर है, ठीक है जी, ये यहाँ पर एक वाटर कूलर है, ठीक है जी, ऐसे यहाँ पे, ठीक है जी, ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है जी, liquid is here, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है।
से आएगा कोल्ड वाटर, यहाँ से क्या आएगा हॉट वाटर, यहाँ से हॉट वाटर, यहाँ से कोल्ड वाटर जाएगा, यहाँ से हॉट वाटर आएगा। एंड दिस इज द डिवाइस हेयर, डिवाइस है यहाँ पे, ठीक है सर। अच्छा अब सुनो क्या बोला इसने, देखो ये वाटर कूलर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी 120 लीटर, इसमें कितना पानी आ सकता है बताइए? 120 लीटर मैक्सिमम आ सकता है, 120 लीटर का वाटर आ सकता है। कैन कूल वाटर एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ P वॉट्स, इसमें से ये कूलर है, इसमें से जो एनर्जी निकलती है पर सेकंड बार वो P निकलती है। कितनी एनर्जी निकलती है? P वोट पर सेकंड, P वोट्स निकलती है पर सेकंड। क्या कह रहे हो? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। कूलर होता है हीट एनर्जी को बाहर फेंकता है, ये हीट एनर्जी कितनी बाहर निकाल सकता है? P निकाल सकता है। इन ए क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, एक मशीन लगी हुई, एक डिवाइस है, ठीक है, ये कूलेंट है, ये इससे घूमेगा, इसके अंदर हीट एनर्जी पैदा होती है, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और यहाँ से फेंकता है। ये डिवाइस है, डिवाइस में से हीट एनर्जी लेगा ये पाइप, और ये जो कूलेंट है ये इधर जाएगा और फिर ऐसे घूम के ऐसे चलता रहेगा। यहाँ से ये ठंडा जाएगा, यहाँ गर्म हो जाएगा इस रास्ते में, फिर गर्म इसके अंदर जाएगा और ये हीट एनर्जी को बाहर फेंकेगा। क्या? बिल्कुल उसका काम यही होता है, कूलेंट का काम यही होता है, हीट एनर्जी को लेना और बाहर फेंकना, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, और इसमें ना ये जो डिवाइस है ना 3 किलोवाट ऑफ हीट ले रहा है पर सेकंड 3000 वोट ले रहा है। ये जो ये कितने एनर्जी दे रहा है इसको? 3 किलोवाट, यानी कि 3000 वोट, 3000 वोट इतनी एनर्जी ये ले रहा है और इसके अंदर जा रही है 3000। अगर ये बाहर ना फेंके तो इसके अंदर ये गर्म होता चला जाएगा, इसी पर 3000, फिर अगली 1 सेकंड के बाद 6000, फिर कितना जाएगा 9000, फिर 12000, फट जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा कूलर, इतना गर्म हो जाएगा फट जाएगा ये। तो इसके लिए हीट एनर्जी बाहर फेंकना जरूरी है कि नहीं है? ये यहाँ से तो हीट एनर्जी लेगा और ये यहाँ से बाहर फेंकेगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये 3000 ले रहा है पर सेकंड और 3000 ही बाहर फेंक दे रहा है, तो बताइए इसका ये गर्म तो होगा ही नहीं कूलर कभी भी, तो ये कूलर का टेम्परेचर उतना ही रहेगा। अगर ये 3000 ले और 3000 ही फेंक दे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। अच्छा 3000 ले बाहर फेंके 2000, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ले 3000 बाहर फेंके 4000, तो टेम्परेचर घटेगा कूलर का। लेकिन यहाँ पर कभी भी घटता नहीं होता कूलर का, हमेशा बढ़ता ही है। तो टेम्परेचर ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितनी ले उससे भी ज़्यादा फेंक रहा है बाहर, ये जितनी ले रहा है उससे कम ही फेंकता है, इसलिए कूलर खुद भी गर्म हो जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कम से कम 10 रह सकता है, 10 से 30 के बीच में वेरी करवा सकते हो आप। पहले 10 था और ज़्यादा से ज़्यादा 30 कर सकते हो आप। पहले 10 है इसका टेम्परेचर, पहले कितना है इसका? 10, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हो आप इसका टेम्परेचर? 30। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर कि P की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, P की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये बताने ताकि 3 घंटे काम कर जाए, सो दैट इट वर्क फॉर द 3 आवर्स, इट कैन बी ऑपरेटेड फॉर द 3 घंटे में काम करना है। एक बात बताइए आप मुझे, सुनो ध्यान से, देखो अगर आप P ले लेते हो उसे 3000, फिर तो आप 3 घंटे नहीं कितने भी घंटे काम करते रहो। अगर आप P की वैल्यू, ये क्या कह रहा है P की वैल्यू बताओ, मतलब बाहर किस रेट से फेंके, मिनिमम वैल्यू को P बताओ। अगर ये ले रहा है 3000 और फेंक भी कितना रहा है 3000, तो कभी गर्म होगा ही नहीं, तो जितने मर्जी घंटे काम कराओ। ये कह रहा है कि P की मिनिमम वैल्यू बताओ और 3 घंटे काम करवाना है। आप एक बात बताओ, इस केस में जो है ना, इस केस में इसका टाइम आप ऐसा करो, P की वैल्यू 3000 मत करो, 3000 से कम कर दो, मान लो 2500 कर दी, ये कितनी लेगा? 500 लेगा ना पर सेकंड, और टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। हम ऐसा चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर ना 30 से ज़्यादा ना बढ़े, बस 3 घंटे के लास्ट में तक 30 ही होए। पहले 10 था और लास्ट तक कितना हो गया? 30। हम इसका टेम्परेचर मैक्सिमम बढ़ा देते हैं 3 घंटे के अंदर। इससे क्या होगा? P मिनिमम आ जाएगा, इससे P मिनिमम आ जाएगा। मतलब पता है क्या होगा? इसका हम P इतना कम कर दें कि जो हीट एनर्जी दे रहा है ये मशीन इसको, वो हीट एनर्जी 2 पार्ट्स में जाएगी, एक तो बाहर निकालने में, ठीक है, और एक अंदर इसको गर्म करने में कूलर को। और कूलर का टेम्परेचर 3 घंटे के अंदर कितना हो जाएगा? 10 से 30 हो जाएगा। अगर 3 घंटे के अंदर 10 से 30 हो जाता है तो इसका मतलब आपने जो P लिया था वो मिनिमम वाला P लिया था। समझ आ रही है बात आपको? समझ आ गया ना? अब इसके अंदर ऐसा करो, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन नहीं रखना है। पहली बात तो ले कितना रहा है? 3000 ले रहा है। अब सुनो, 3 घंटे के अंदर इसने बाहर कितनी फेंक दी? P पर सेकंड फेंक रहे हैं, ठीक है ना, P पर सेकंड फेंक रहे हैं, और कितना टाइम लगा? 3 घंटे इंटू में 3 आवर्स, 3 × 3600,
पी जूल पर सेकंड, पी इतनी तो फेंक रहे हैं, 3 घंटे में इतनी बार फेंक दी इसने, और अपने अंदर कितनी स्टोर कर ली, एमएस डेल्टा टी। मास कितना है 120 लीटर, 120 केजी ले लो इसको चाहिए। एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4.2 इंटू 10⁻³ ये एस दे रखा है, इसमें गिवन है। और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 20, इसको सोल्व कर लो, पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो पी की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी यहाँ पे 2067। सर वहाँ पे आपने 3 into 36,000 कर दिया सर, 3600। तो हाँ। बाकी साइड ही तो ना चाहिए सर, 3000 ये के साथ। हाँ, 1 सेकंड में 3000। 1 सेकंड में 3000 ले रहे हैं। जूल कोड का मतलब होता है जूल पर सेकंड है, 3000 जूल पर सेकंड हो रहा है। तो यहाँ पे 3 इंटू में 3600, ठीक है, 3 इंटू 3600 दोनों तरफ करोगे आप। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सर ये तो 2000 के अंदर क्या आ रहा है एग्जैक्ट आ रहा है इससे। तो भाई 2000 के नज़दीक वाला आंसर करेक्ट कर लो फिर। तो 2000 के नज़दीक तो बी है, 2067 ही है, तो सबसे जो अप्रॉक्स में यही ठीक है। कर लो सोल्व, कितना आएगा यहाँ पे देखो, सोल्व करो कितना आएगा ये 9 इंटू 36 इंटू 10⁵ इज इक्वल्स टू 10⁵ हो जाएगा। ये भी 2 0 डाल दो, 10⁵। इधर ले लो भाई इसको, 324 हो गए। 24 को 4.2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 100.8। 324 में से 100 को घटाओ, दो 100.8 घटाओ, कितना आएगा ये लगभग 224 आ गया ना। दो 2 4 3 0 डिवाइड बाई 108, सोल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। अरे चलो कोई बात नहीं, नियर बाई वाला करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सुनो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो आप। A parallel beam of light is incident from air at an angle alpha on the side PQ of a right angle triangular prism of refractive index n is equals to √2. Light undergoes total internal reflection in the prism at phase PR. When alpha has a minimum value of 45 degree, the angle theta of the prism is. सुना केवल एंगल थीटा, ठीक है। ये n इक्वल टू √2 है। केवल एंगल 45 डिग्री। A parallel beam of light is incident from air at an angle alpha on the side PQ. ये P पोजीशन है, ये Q पोजीशन है, ठीक है, और ये R पोजीशन है। Of refractive index n is equal to √2. इसका refractive index n equal to √2. Light undergoes a total internal reflection in the prism at phase PR. ठीक है, यहाँ पर ये लाइट किस तरह मुड़ेगी, अब टुवर्ड्स नॉर्मल ना, ऐसे मुड़ेगी,
ये R1 एंगल हो जाएगा। R1 ये नहीं होता वैसे, नॉर्मल के साथ वाला होता है, ये R1 है। नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल, ठीक है। और ये अनॉर्मल बना दिया अब आपने, ये नॉर्मल बना दिया, ठीक है। ये नॉर्मल इधर है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, R2 हो जाएगा, ठीक है ना। और लाइट ट्रैप क्या कर रही है, ग्रेज कर रही है इसके अंदर, TIR हो रहा है, ग्रेजिंग हो रही है, ठीक है, जैसे हो रहा है यहाँ पे। A parallel beam of light is incident from A at an angle alpha on the side PQ of a right angled prism, triangular prism of 50 and tan equal to √2. Light undergoes a TIR in the prism at phase PR when the alpha has a minimum value of 45 degree. ये कह रहे थे 45 डिग्री तब यहाँ पे ग्रेज कर रही है लाइट रे। द थीटा ऑफ द प्रिज्म इज, ये थीटा ऑफ द प्रिज्म बताने कितना हो जाएगा, सिंपल है यार, देखो इसमें ऐसा करो, क्या कह रहे हो, आंसर आएगा इसका फोर्थ का आंसर है 15 डिग्री, ए ऑप्शन करेक्ट है। सुना, ये 1 है, ये क्या है यहाँ पे √2 है, तो ये बताइए आप साइन थीटा सी कितना होता है, साइन थीटा सी 1/√2 ना, उनका √2 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा सी कितना है यहाँ पर, ये 45 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे, 45 डिग्री हो तो बात बने। यहाँ स्नेल से लगा दो, यहाँ स्नेल से लगाओ, 1 इंटू में साइन 45 इज इक्वल्स टू √2 इंटू में साइन R1, 1/√2 इज इक्वल्स टू √2 इंटू में साइन R1। साइन R1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, R1 कितना आएगा यहाँ से 30 डिग्री आएगा R1 की वैल्यू, R1 विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, 30 डिग्री आ जाएगा R1 की वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब सुनो, R1 विल बी इक्वल टू 30 डिग्री फ्रॉम हेयर। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये पूरा एंगल कितना है यहाँ पे 90 है ना पूरा एंगल, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 हो जाएगा ये वाला एंगल भी। अच्छा ये नॉर्मल है, ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे 90, ये वाला एंगल निकालना है, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। देखो 90 और 30 कितना हो गया 120 प्लस ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे 45 प्लस में थीटा इज इक्वल टू 180, ये कितना आएगा यहाँ पर, ये 165 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसमें A equals to R1 plus R2 क्या कह रहे हो, एंगल ऑफ रेडियस R1 plus लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 75 रुको एक बार, अपोजिट साइन है रेडियस, देखो A इक्वल्स टू R1 प्लस में R2, तो लगता है ये, रुको एक बार, हेड ऐसे पड़ी, ऐसे गई तो ऐसे गई, इसमें पता है क्या हो रहा है, ये तब होता है, ये एक्सटेंडेड प्रिज्म केस में हो गया, ये एक अलग सा प्रिज्म नहीं है थोड़ा सा, R1 कौन सा इसमें, ये वाला का नॉर्मल, R2 इसके अंदर ये वाला हो गया, R1 प्लस R2 करें तो 75 बन रहे, तो रुको एंगल ऑफ प्रिज्म तो नहीं रहेगा, थीटा द एंगल ऑफ प्रिज्म ही है, द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज, इसमें जहाँ तक है ना मेरी समझ में, ये एक्सटेंडेड प्रिज्म है, स्टैंडर्ड प्रिज्म के केस में देखो रिफ्लेक्टेड रे का जो है ना, देखो इसमें नॉर्मल जो है वो रिफ्लेक्टेड रे के इधर है, इसमें नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के इधर है, इसमें भी इसी तरफ है और इसमें भी इसी तरफ है, ये वाली चीज़ एक्सटेंडेड प्रिज्म के केस के लिए तो एप्लीकेबल है, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, नॉर्मल एक तरफ है, इसमें नॉर्मल एक तरफ है, अगर ऐसा हो जाए तो इसी को वो करो आप, मतलब वो मत लगाओ, क्या
मैं श्योर नहीं हूँ यार, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है ना। तो चलो फिलहाल तो कंफ्यूजन में है मामला, ठीक है ना। फॉर्मूला में मतलब एक एंगल को माइनस साइन के साथ पुट करके देख, माइनस साइन के साथ ये भी हो सकता है, तो हो रहा है फिर तो। ये वाला जो ये ना नॉर्मल के साथ इधर है एक्चुअल में, होना चाहिए था, देखो नॉर्मल इधर होना चाहिए था, अब नॉर्मल इधर है, तो ये -30 हो गया और ये +45 हो गया, तो उस हिसाब से 15 डिग्री बन जाता है ये। यानी कि इसको ना -r1 की तरह ट्रीट करो आप, इसको -r1 की तरह ट्रीट करिए आप। हाँ लाइट रे आ भी तो इधर से रही है ना, इधर से नहीं आ रही ना लाइट रे। और मैं बताऊँ, रुको 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 रुको, अब समझ आ गया आगे ये बात तो भी समझ आई कि इसमें, ठीक है, स्टैंडर्ड होता है मतलब जो है, ठीक है ना, जब नॉर्मल की इधर है, बस यही चीज़ है, मतलब जो -r1 की तरह यूज़ करोगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5 सुन लो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 सुनो। क्वेश्चन नंबर 5 को, an infinite line charge M of uniform electric charge density lambda, देखो यहाँ पे एक lambda lies along the axis of an electrically conducting infinite cylindrical shell of radius r at time t equal to 0. The space inside the cylinder is filled with the material of permittivity V, T, epsilon and electrical conductivity sigma. The electrical conduction of the material follows the Ohm's law. Which one of the following graphs best describes the subsequent variation of the magnitude of the current density at any point in the material? तो कैसे करोगे आप इस चीज़ को? यहाँ पर एक वायर है, एक होलो शेल है ये, and this is an axis here. ठीक है, यहाँ पर एक वायर है, इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा की। प्लस लैम्डा की लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर। इसके अंदर आपने एक मटेरियल भर दिया, ये वाला होलो शेल है, इसके अंदर आपने एक मटेरियल भर दिया और उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की, ठीक है। रेडियस कितना है इसका? आर है, रेडियस इज कैपिटल आर यार, रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर है। परमिटिविटी ई है, एप्सिलॉन है और कंडक्टिविटी सिग्मा है। परमिटिविटी है एप्सिलॉन, कंडक्टिविटी है सिग्मा, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द मटेरियल फॉलोज द ओम्स लॉ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट सुनो अब इसे सुनो, जैसे इस मटेरियल को भरोगे ना आप, देखो क्या होगा, इसका जो चार्ज है ना उड़ उड़ के सरफेस पे आ जाएगा, कंडक्टिंग है ना पूरा का पूरा, आपने एकदम से डाल दिया इसके अंदर कंडक्टिंग मटेरियल, तो सेंटर के ऊपर वायर थी, उसके ऊपर चार्ज था, वो कहाँ पर आ जाएगा? सारा का सारा सरफेस पे आएगा, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आएगा ना, सारा का सारा चार्ज। अच्छा अब सुनो, आपको ये बताना जब ये सरफेस पे आ रहा होगा इस तरीके से, तो जो करंट डेंसिटी होगी, जो करंट डेंसिटी होगी, वो करंट डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ क्या बनेगा? वो जो करंट डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का, देखो करंट डेंसिटी क्या होती है ना, इसका आंसर जो है ना, वो इसका जो आंसर है वो है सी। करंट डेंसिटी शुरू में बहुत ज़्यादा होगी, बहुत तेज़ी से करंट आएगा, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से करंट आएगा, फिर उसके बाद वो करंट डेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, फिर आएगा ही नहीं करंट धीरे धीरे। अरे भाई इसमें एरिया देखेंगे, एरिया आई बाय होता है, तो एरिया बढ़ रहा है उसका,
सुनो ध्यान से, सुनो, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे एरिया आ रहा है, कुछ नहीं है, पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर करंट डेंसिटी चेक करनी है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। यहाँ पे यूनिट एरिया बना दिया किसी भी पोजीशन पे, यहाँ से पर सेकंड जो चार्ज पास करेगा शुरू में, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, वो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी होता है करंट बाय एरिया, करंट पर एरिया को करंट डेंसिटी कहते हैं। किसी से कैसे जो करंट पर एरिया पास करेगा ना, जो करंट पर एरिया यानी कि जो चार्ज डेंसिटी होगी, ये करंट डेंसिटी की बात होगी, चार्ज डेंसिटी नहीं, जो करंट एरिया, जो करंट पर एरिया पास करेगा ना यहाँ से, यानी यहाँ से जो करंट पास करेगा 1 सेकंड में, उसकी वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो किस तरीके से वेरी करेगी, पता है क्या होगा? सुनो, शुरू में बहुत तेजी से करंट चलेगा, ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाएगा बहुत तेजी से, फिर उसकी स्पीड घट जाएगी चार्ज आने की, फिर और घट जाएगी, फिर और घट जाएगी। अल्टीमेटली ये वायर जो है ना, इसकी वजह चार्जलेस हो जाएगी वायर, इस वायर पे कोई चार्ज नहीं होगा, और सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा सारा का सारा चार्ज। और जो ग्राफ है ना, वो इस तरीके से बनता है। ये कैसे है, ये प्रूव करना है अपने को। शुरू में करंट डेंसिटी मैक्सिमम होगी, शुरू में करंट डेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा। इस बात का हमें प्रूफ चाहिए कि इस तरीके से कैसे आया ये, ठीक है ना? मैं करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखिए अब आप इसके अंदर सुनो, यहाँ पर आप ऐसा करो कि भाई पहले ना यहाँ पर एक वो बना लो, आप एक सिलेंडर बना लो आप आर रेडियस का। यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक टी पॉइंट है मान लो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू शुरू में क्या होगी? टी इक्वल टू 0 पे, एट जनरल टाइम टी इक्वल टू टी पे। शुरू में डेंसिटी लैम्डा नोट थी मान लो, कितनी शुरू में डेंसिटी? लैम्डा नोट, बाद में लैम्डा रहेगी, बाद में कितनी रहेगी? जनरल टाइम टी इक्वल टू पे कितनी रहेगी? लैम्डा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो टी इक्वल टू 0 पे लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नोट है, और टी इक्वल टू टी पर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा के बराबर है। अब सुनो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे बताइए, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पी पॉइंट। समझ आ रहा है आपको? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अच्छा, पता क्या करंट डेंसिटी होता है? ई इंटू सिग्मा। याद रखिए आप, जो करंट डेंसिटी होता है ना जे, वो ई इंटू सिग्मा होता है, ठीक है ना? ई इंटू सिग्मा। कंडक्टिविटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ई देखो, जो करंट डेंसिटी ई बाय रो को भी बोलते हैं, करंट डेंसिटी ई बाय रो, तो रो 1 बाय रो को सिग्मा बोलते हैं, ठीक है ना? ई इंटू सिग्मा को करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो करंट डेंसिटी आ जाएगी लैम्डा बाय में, लैम्डा सिग्मा बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना? अब सुनो, एक पर्टिकुलर आर के साथ साथ, ये टाइम के साथ ये दे रखा होगा ना ग्राफ, टाइम के साथ साथ, ठीक है? आर तो फिक्स्ड है, ये सारा कांस्टेंट है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये सारा का सारा क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। सिग्मा क्या चीज़ है यहाँ पे? सिग्मा, ये सॉरी सिग्मा इंटू लैम्डा कर दो, लैम्डा यहाँ पे वेरिएबल है। लैम्डा क्या है यहाँ पे? चार्ज डेंसिटी ऑन द वायर। लैम्डा क्या चीज़ है यहाँ पे? चार्ज डेंसिटी ऑन द वायर। ये पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट। अब देखो, लैम्डा जिस तरीके से वेरी करेगा ना, जे भी कुछ उसी तरीके से वेरी करेगा। हमें वैल्यू ऑफ लैम्डा चाहिए, यहाँ पे वैल्यू ऑफ लैम्डा चाहिए। आप ऐसा करो, ये देखो कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से पास होने वाला चार्ज कितना होगा पर सेकंड, यानी कि डी क्यू बाई डी टी। कितना चार्ज पास करेगा? डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू देखो, मान लो कि यहाँ पर यहाँ से जो चार्ज पास करेगा वो पास करेगा, देखो ये तो करंट डेंसिटी है, ये यहाँ पे ये वाली करंट डेंसिटी सिग्मा लैम्डा बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको करंट डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो सरफेस एरिया है 2 पाई आर एल है, ये पर यूनिट एरिया जो पास होने वाला करंट है पर यूनिट एरिया, तो टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आर एल से, ठीक है? यहाँ पर टोटल करंट जो पास करेगा इसमें से, ठीक है ना, जो करंट पास करेगा टोटल इस पूरे सिलेंडर में से वो आ जाएगा। इस पूरे सिलेंडर में से टी टाइम पे जो करंट पास करेगा वो आ जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? ये बताइए, यूनिट 1 सेकंड में पास होने वाला क्या है? ये यूनिट एरिया में से, और ये पूरे एरिया में से पास होने वाला करंट है। 2 पाई से 2 पाई गया, आर से आर गया, तो यानी कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। सिग्मा लैम्डा एल बाई में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, सिग्मा लैम्डा एल बाई में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू बाई डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू बाई डी टी, ठीक है? ये आ गई ना आपके पास वैल्यू। अच्छा, अब सुनो अगली बात, अगला डिस्कशन सुनो। यहाँ पे सिग्मा एल ये तो कांस्टेंट है, सिग्मा एल बाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है। यहाँ पर आएगा लैम्डा की, लैम्डा वेरिएबल है, ठीक है? लैम्डा इज वेरिएबल है।
आप ऐसा करो इसके अंदर डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी ये है, इसको लिख सकते हो आप लैम्डा क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है ना, डी बाई डी टी ऑफ लैम्डा लिख सकते हो आप इसको। टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, यहाँ इसके ऊपर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है यहाँ पे, एल है ना, ये छोड़ दो आप, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है एल, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज कितना है, ये क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू, क्यू इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज ऑन द वायर है ये, ठीक है, चार्ज ऑन द वायर है, ये आ जाएगा सिग्मा एल बाई में एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा, ठीक है ना। अब सुनो, एल क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एल से एल कैंसिल भी हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में लैम्डा आ गया आपके पास, डी टी को इधर ले लो, लैम्डा को इधर ले लो, ठीक है ना, डी टी को इधर ले लो, डी लैम्डा पाई लैम्डा इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी टी। अच्छा ना, ये डी क्यू डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो माइनस साइन लगेगा यहाँ पर, ये माइनस साइन लग जाएगा उसके नाम का, ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये आ जाएगा एल इन लैम्डा फ्रॉम लैम्डा नोट टू 0, ठीक है, एल इन लैम्डा आ जाएगा, जनरल वे में लिख लो, माइनस सिग्मा बाई डी टी आ जाएगा। इसको ना ई लॉग ई लिख सकते हो आप, लॉग विद बेस ई लैम्डा इज इक्वल टू माइनस में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी टी। अब ऐसा लो, दोनों तरफ ई लगा दो आप, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट डी टी, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये देखो, अब जो लैम्डा है ना, वो टाइम का किस तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन करेंगे तो पी में आएगा, ये आ जाएगा, टी इंटीग्रेशन दोनों तरफ करना है ना, एक तरफ थोड़ा करना था, ठीक। अब सुनो, ये ना एक्सपोनेंशियल वेरिएशन हो रहा है, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, तो ग्राफ इसी तरीके से बनता है, जब लैम्डा का एक्सपोनेंशियल वेरिएशन हो रहा है यहाँ पे, तो जे का भी तो एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होगा, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा जे वर्सेस टाइम का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट है किसी के मन में, क्या कह रहे हो, सी ऑप्शन करेक्ट है, डी, ये तो कौन, तो जीरो, ये तो ये कह रहा है कि फाइनली कुछ ना कुछ रह जाएगा, कांस्टेंट चलेगा ये जे तो खत्म हो जाएगा ना, जब सारा चार्ज आ चुका होगा यहाँ से यहाँ तक, तो फिर तो करंट डेंसिटी जीरो होगी, फिर तो चार्ज आ ही नहीं रहा होगा, करंट भी जीरो होगा यहाँ से यहाँ तक आने वाला, समझ आ गया ना आपको, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। तो बजने को हो गया भाई, ऐसा करते हैं, बाकी कल करते हैं हम लोग। आंसर है 6th का है ए बी डी, 7th का ए बी सी, 8th का सी डी, 9th का ए डी, 10th का बी डी, 11th का ए डी, 12th का ए बी डी, 13th का ए सी डी, 14th का 9, 15 का 9, 16 का 6, 17 का 3rd, 18 का 8, ठीक है ना, 18 है। कल कोशिश करेंगे पूरा करते हैं इसको।